देखिए भाई साहब, मैं आपसे बता रहा हूँ, मतलब ये आप चूँकि भाई हैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, मैं पॉलिटिशियन से बात नहीं कर रहा हूँ। एक कलेक्टर के हाथ में ये पावर होता है कि वो चाहे तो अपने ज़िले को संवार दे। एक मुख्यमंत्री के हाथ में इतना पावर होता है कि वो पूरे राज्य को संवार दे। और प्रधानमंत्री के हाथ में, मतलब कहते हैं डीएम, सीएम और पीएम, ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होते हैं। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज आपके सामने आया हूँ बहुत ही एक ख़ास व्यक्तित्व को लेकर। वो वैसे तो राजनेता हैं, लेकिन हमारे लिए भाई हैं और हम रिश्तों की बात करने के लिए यहाँ आए हैं। मतलब आप जानते हैं अशोक रोहानी भैया, आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, हम लोग बातचीत करेंगे रिश्तों की। आप पहले आपने कभी सोचा था कि आप राजनीति में आएंगे पिताजी के रहते हुए? दादा के रहते हुए मैंने, पिताजी के रहते हुए मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा और मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं कि राजनीति में आपको आना है। नगर निगम का पार्षद का चुनाव लड़ा है, विधानसभा अध्यक्ष वो खुद थे, चाहते तो वो बैकडोर एंट्री भी करा सकते थे मेरी, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें तो पार्षद का चुनाव लड़ाकर तुम्हें पार्षद राजनीति की जो सेवा की जो काखागा है वो पार्षद से ही सीखी जाती है। और बहुत रिस्क लेकर मुझे उस वार्ड से लड़ाया जहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं। जो दादा ने संबंध बनाए थे जी, उन संबंधों को मुझे सिर्फ सिंचित करना था, एक बड़ा विशाल वट वृक्ष था रिश्तों का। उन रिश्तों में सिर्फ मैंने ईमानदारी से सिंचित किया उसको। और अच्छा, एक सवाल रोक कर पूछा, अगर राजनीति में नहीं आते तो क्या करते आप? मैं व्यवसायी था और मुझे व्यवसाय था मेरा और मैं व्यवसाय करता था और अभी भी मेरा व्यवसाय, लेकिन मैं पूरी तरह से व्यवसाय में था और दादा को इस बात का सपोर्ट करता था कि आप निश्चिंत रहिए, आप सेवा करिए, हम घर संभालने का काम करेंगे। ये निश्चिंतता दादा को रहती थी। दादा ने उन विकास कार्यों, सेवा कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों को प्रारंभ किया और सामाजिक कार्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन कार्यों को करने से एक रिश्ते बन गए। वो रिश्ते बने परिवार के। छोटी सी भी कोई बात होती थी तो परिवार के लोग आके दादा से अपनी बात करते थे। 13 में अचानक दादा के निधन से मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी ने ये कहा कि दादा को आज जो है अंतिम संस्कार आज ही इसलिए होना चाहिए कि 7 तारीख को उनका नामांकन की डेट है और वो पगड़ी रस्म के बाद आपको नामांकन भरना है। मैं तैयार नहीं था, मेरे परिवार भी तैयार नहीं था, लेकिन परिवार के जिद के तैयार न होने के बाद भी मेरे मन में एक सवाल आया कि दादा की 50 साल की तपस्या को सिर्फ एक स्वार्थ के कारण कि नहीं हमें राजनीति में नहीं आना है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं होगा। और उनकी तपस्या और उनकी जो सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वो कठोर निर्णय उस समय मुझे लेना पड़ा। एक तरफ दादा का शव था, दूसरी तरफ मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये था कि टिकट आप चुनाव लड़िए। वो बहुत कठिन क्षण थे, भावुक क्षण थे, इमोशनल थे, पूरा परिवार रो रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि दादा की आवाज़ थी कि नहीं आगे आना चाहिए और उनकी सेवा कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। चुनावी मैदान में आया तो जनता ने मुझे हाथों हाथ लिया, कार्यकर्ताओं ने हाथों हाथ दिया, पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया और अच्छे मार्जिन से मैं चुनाव जीता। वो जो दादा मुखिया थे पूरे विधानसभा के, वो फिर जनता मेरी मुखिया बन गई और मुझे बेटे और भाई के रूप में देखने लगी और दादा की छवि मुझ में देखने का प्रयास करने लगी। पर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं दादा नहीं बन पाऊँगा, लेकिन दादा की लाइन पर चलकर उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का मेरा इस राजनीति में आने का कारण है। और आप एक तरह से दादा को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज भी उनकी जो कुर्सी है जिसमें राम, वो जैसे राम की कुर्सी को संभाले थे आप, पुत्र होकर उनकी आज भी आप देखेंगे हमारे ऑफिस में उनकी जो कुर्सी है उसमें उनकी मूर्ति रखी है। मैं उस कुर्सी में कभी नहीं बैठा, बाजू में मैंने एक छोटी कुर्सी रखी है और वहाँ बैठता हूँ और उसको आधार मानकर कि मैं केयर टेकर हूँ उस कुर्सी के। नहीं, वो तो मैंने एक चीज़ देखी है आप में कि आप जब अपने दादा के बारे में मतलब बात करते हैं जब भी, तो मैं आपको बहुत इमोशनल होते हुए देखता हूँ कई बार। और मैं पिछले कई वर्षों से लगातार आपसे मुलाकात होती है और हमारी मुलाकात एक पत्रकार और एक राजनेता के रूप में नहीं होती। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से एक भाई के रूप में होती है। मेरी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उस विश्वास पर खरे उतरना। वो कैसे कि तुलनात्मक दादा से लोग मेरी तुलना करने लगे। वो तुलना ये थी कि दादा यहाँ आते थे, ये आते थे, यहाँ मेरे साथ बैठते थे, यहीं बैठते थे। ये जो रिश्ता बना ये मेरे लिए चुनौती बन गया और इसलिए 5 साल उन रिश्तों को निभाने के लिए, उन जगह तक पहुँचने के लिए
और काम की जो शैली थी दादा की, वो शैली ये थी कि दुख सुख में, किसी के जन्मदिन पे, किसी की शादी में, किसी के दुख में आप पहुंचिए और उस रिश्ते को वो कभी भूलता नहीं है। आज भी मैं जब कभी किसी से मिलता हूं तो ये बोलते हैं कि दादा मेरे बच्चे के जन्मदिन पर आए थे, ये फ़ोटो देखो, दादा मेरे इस समय पे आए थे, मेरे हॉस्पिटल में आए थे। अब ये बहुत बड़ी चुनौती थी उस रिश्तों को निभाने की। आसान नहीं होता है पिता की विरासत को इस तरह पब्लिक में संभालना। लेकिन चूँकि वो सेवा की जो विरासत थी उसको चुनौती के रूप में लिया, और इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरा जो रहा, जो कार्यकर्ताओं दादा बनाकर गए थे, वो कार्यकर्ता समर्पित भाव से मुझे सही गाइड करने लगे कि दादा जहाँ आते थे, यहाँ आते थे, यहाँ करते थे। उन कार्यकर्ताओं ने मुझे साथ लेकर उसको रिश्ते को और मजबूत करने का काम किया, और वो रिश्ता मजबूत होता चला गया। कितनी आबादी है वहाँ पर, उस इलाके, आपके इलाके की? हमारे इलाके में टोटल आबादी तो 3 लाख है, लेकिन वोटर्स 1,86,000 है। तो रात बिरात कोई भी फ़ोन कर दे, कोई भी चाहे वो फ़ोन आपका कर दे, वोटर ना भी हो, हम फ़ोन उठाते हैं और तुरंत आपको इससे नहीं मतलब है कि किस पार्टी का नहीं, वोटर? कोई हम कभी नहीं पूछा नहीं हमने कि आप कहाँ रहते, कैसे रहते। अगर कोई संकट में है, और क्योंकि रात को फ़ोन जो है कोई भी फालतू नहीं कर सकता। रात को 1 बजे 2 बजे कोई भी फ़ोन अगर कर रहा है तो निश्चित रूप से ज़रूरतमंद होगा। इसलिए मैं हमेशा, चाहे अननोन नंबर हो चाहे कोई भी नंबर हो, मैं नंबर उठाता हूँ, बात करके उसका काम करके उसको वापस कॉल बैक करता हूँ। वास्तव में मुझे बेटे और भाई के रूप में लोग देखते हैं। जब मैं जनता के बीच में जाता हूँ तो 5 साल हमने जो जनता के बीच में रहकर उनके दुख सुख में, उनके जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में, हर चीज़ में हमने प्रयास किया है। एक तरह का दबाव भी होगा आपके ऊपर, मतलब जब आप यंग रहे होंगे तो कि सब कुछ छोड़ करके हमें वही करना है। देखिए क्या है कि अपने जीवन में सिर्फ परिवार के साथ साथ लोगों की सेवा करना ये एक दायित्व भी है, और ये बहुत कम लोगों को ये अवसर मिलता है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में हमारा छोटा भाई है, हमारे 2 बेटे हैं, एक बिटिया की शादी हो गई है, और दोनों बेटे सेटल हैं, भाई सेटल है हमारा। मुझे समय समय पर सहयोग भी करते रहते हैं। परिवार को आप कितना समय दे पाते हैं? परिवार को हम सुबह का समय देते हैं और रात को आने के बाद समय देते हैं। बाकी दिन भर हम 365 दिन आपकी दिनचर्या क्या रहती है? 365 दिन हम सुबह सबसे पहले 6 बजे उठते हैं, योग और वॉक करने के बाद। अभी आप उसी ड्रेस में दिख हाँ, रहे हैं उसी में योग और वॉक करने के बाद 7, साढ़े 7, 8 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूँ। 8 बजे के बाद मेरा जो 8 से साढ़े 9 का समय रहता है वो मेरे कार्यकर्ताओं के लिए रहता है, विधानसभा के। उन कार्यकर्ताओं के लिए जो उनकी व्यक्तिगत बात हो, किसी कोई ऐसी बात हो जो वो नहीं कर सकता है कार्यालय में, और उसका काम मुझे करना है, तो ऐसे उनको 9:30 तक वो रहता है। बैठा लो ना भैया, सौरभ भाई साहब को बैठा लो ना। ये मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मैं सामने में देख सकता हूँ काफ़ी भीड़ है। यहाँ पर भीड़ नहीं है, सौरभ के लोग हैं, परिजन और हैं। सौरभ वो देखिए निर्देश दे रहे हैं, अभी अंदर बैठा लो ना उनको बिठाइए। और हाल में बैठा लो। सभी के लिए मैं कई बार इनके घर पर आ चुका हूँ, बहुत बार आ चुका हूँ, बिना कभी नाश्ता किए, चाय पिए, खाए नहीं गया हूँ। कई बार इनसे मिला हूँ मैं। और देखिए इनकी चिंता जो है सो इंटरव्यू को रोक करके बीच में जो लोग आए हुए हैं, उनको बैठा लो। करीब 50 लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। भैया बैठिए ना, उनको बैठा लो आप। हर सुबह यहाँ बैठे रहते हैं, हर सुबह भैया बैठे रहते हैं। हर सुबह लोगों का हमारा रोटेशन है, ये 8 से 9:30। ये 365 दिन की 365 दिन की है। 8 से 9:30 कार्यकर्ताओं के लिए बातचीत करना, और कोई इमरजेंसी किसी का काम है तो 10 बजे तैयार होकर मैं अपने मिलने जुलने वालों से 11 बजे तक रहता हूँ। 11 बजे मैं रांझी कार्यालय में जाता हूँ, और वहाँ पे 1-1.5 घंटा जो जनता रहती है, सबको मालूम है 11:30 बजे 11 तक भैया आ जाते हैं और 12:30 तक रहते हैं। 1 बजे मैं सिविल लाइन ऑफिस आ जाता हूँ। सिविल लाइन ऑफिस आने के बाद वहाँ जब तक भीड़ रहती है, 3 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे, जो भी 3 बजे तक रहती है। 3 से 4 मैं घर आता हूँ, 1 घंटे के लिए ब्रेक रहता है। 4 बजे के बाद फिर मैं उन लोगों के से मिलने जुलने जाता हूँ जिनके दुख सुख में जाना है, किसी के यहाँ बैठना है, कोई मीटिंग है या भूमि पूजन लोकार्पण उस समय रहते हैं। 10 बजे घर आ जाता हूँ। 10 बजे सब लोग घर पे आ जाते हैं भोजन करके। हालांकि हम लोग की बात रिश्तों की कर रहा हूँ मैं, ये आपके प्रगाढ़ रिश्ते हैं अपने इलाके के लोगों के साथ, कि जब चुनाव में टिकट का बंटवारा होने वाला था बीजेपी का, तो एक आपका ही नाम था जिसमें कि किसी को डाउट नहीं था कि वो टिकट किसके। बाकी इलाकों में देखिए, बाकी एरिया में जो है विधानसभा, ये सब जनता का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का परिश्रम है कि एक विधानसभा ऐसी बनी है जिसमें रिश्ते भी बने हैं।
लेकिन आत्मविश्वास इस बात का है कि जनता, चुनावी जीत हार अलग होता है, लेकिन आपको ये भरोसा है कि आप उनके दिल में रहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये लोगों का बहुत प्यार स्नेह मुझे मिलता है और बस भरपूर आशीर्वाद मुझे मिला है। और सचमुच मैं जनता का भी आभारी हूँ बहुत, और पार्टी का भी बहुत आभारी हूँ, उन कार्यकर्ताओं का भी बहुत आभारी हूँ कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को इतना प्यार और स्नेह मुझे अच्छा, मिलता है। मैं थोड़ा सा मतलब इतना पॉलिटिक्स को नहीं समझता हूँ ठीक से, मतलब समझता तो हूँ पॉलिटिक्स को, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, एक विधायक के रूप में क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं अपने इलाके में लोगों के लिए? विधायक के रूप में सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना है। कितना फंड मिलता है सरकार से विधायक? लगभग 2.5 करोड़ रुपए रहता है, 50 लाख से 3 करोड़ रुपए की राशि रहती है। मतलब 5 साल के टर्म में 5 साल के टर्म में हर साल अपने को 3 करोड़ रुपए मिलता है। 15 करोड़ रुपए 15 करोड़ रुपए मिलता है। यही सांसद को ज़्यादा होते हैं। हाँ, 5 करोड़ रहता है उनको। वो 3 करोड़ आप विकास पे खर्च करते 2.5 करोड़ रुपए तो वो विकास कार्य पूरा नहीं पड़ता है हमारा। हम अलग अलग फंड से और भी राशि लाते हैं। उसमें अनुसूचित जाति फंड होता है, जनजाति फंड होता है और खनिज मद होता है। हैं। उसमें आपके आपके क्षेत्र में क्या क्या है? आपके मतलब एक विधायक के हाथ में क्या होता है अपने इलाके को? अगर एक मैं ये मन में सोचूं कि एक विधायक क्या अपना एक जो उसका इलाका है उसको एक सिंगापुर टाइप के जगह को विकसित कर सकता है क्या? सड़कें, नहीं, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। देखिए क्या रहता है, विधायक का दायरा अच्छा है। सवाल इस बात का है कि उसकी क्षमता और उसका दायरा कितना बड़ा, एक सोच क्या है, विजन क्या है। उसके बाद फिर इस विधानसभा का जो दायित्व है विधायक का, वो ये है कि रोजगार मुहैया कराना लोगों को। रोजगार क्या मुहैया करा सकते हैं? हाँ, रोजगार मुहैया ये करा सकते हैं हम, जैसे नौकरी दिलवा नहीं सकते। औद्योगिक केंद्र में हमने बहुत प्रयास किया, हमने रोजगार मेले लगाए। उन रोजगार मेलों में हमने प्लेसमेंट के लिए कंपनियों को कम से कम 10, मतलब कैसे आप किसी को बोल सकते हैं कि नौकरी दे दो? नहीं, हमने उसके लिए कंपनियों को बुलाया, मतलब प्राइवेट कंपनियों को बुलाया। सर जो रोजगार सरकारी नौकरी नहीं, कंपनियों को बुलाया उसमें हमने, और उनको बाकायदा आप सामने इंटरव्यू दीजिए। लगभग हर प्लेसमेंट में, हर उसमें रोजगार मेले में 1000, 500, 200, 250 लोगों को ऐसे हम लोगों आम जनता की जो जरूरत होती है ना भाई साहब, वो जरूरत होती है। जब मैं तो चूँकि काफ़ी देखता हूँ, जबलपुर इतने वर्षों से आता जाता हूँ, दिल्ली में रहता भी हूँ, जबलपुर में भी रहता हूँ, उनकी समस्या जो है वो ये है कि सड़कें ठीक हों, नालियाँ साफ़ सुथरी हो, मतलब वो बजाय नहीं बिल्कुल, और ट्रैफिक सिस्टम ठीक हो। तो इसको ठीक करने के लिए क्यों नहीं करते कुछ? मूलभूत सुविधाएं के साथ साथ निश्चित रूप हेल्थ एक बड़ी चीज़, स्वास्थ्य के लिए दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से हमने जो काम किया वो दादा रांची में एक अस्पताल बना कर गए थे, सिविल अस्पताल 30 बिस्तर का। उस समय रांची में अस्पताल नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। उससे ये हुआ कि वहाँ ओपीडी प्रारंभ हुई, फिर लोगों को एडमिट कराने का काम हुआ। अब मेरा सपना ये था कि इसको 100 बिस्तर का करके, अगर किसी को कार्डियक अटैक भी आता है, कोई अचानक कोई एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ कम से कम उसको इतना तो राहत मिल जाए कि वो अगर बड़े अस्पताल में पहुँचने के पहले उसको हम सुरक्षित वहाँ पर पहुँचा सकें, ऐसा ऐड उसको फर्स्ट एड मिले। ऐसा क्यों नहीं था कि जैसे कि आपके इलाके में एक आदमी एंटर करे, नया आदमी, तो बोले यार ये अलग इलाका क्यों दिख रहा है, ये एक चमकीला इलाका क्यों दिख रहा है? वो तो आपका क्षेत्र है, आप पिछले इतने वर्षों से विधायक हैं, अगले मतलब आपके पूरे हाथ में है, तो उनको लगे कि यार ये अशोक भाई का इलाका है, तो यहाँ पर जो है सो सब कुछ चमकीला होगा, एकदम अलग होगा। ऐसा क्यों नहीं होता है? आने वाले समय में यही दिखेगा आपको। पिछले समय में क्यों नहीं हुआ? पिछले समय में इसलिए नहीं हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। जैसे 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, 2 साल, पौने 2 साल तो कोविड। 15 महीने में कांग्रेस ने बिगाड़ थोड़ी दिया, सड़कें बिगाड़ा कि उन्हें हमारे डेवलपमेंट को रोका उन्हें। नहीं, 15 महीने रुक गए, ठीक है, लेकिन 20 साल से आप देखिए कि 1993 पीछे जाएंगे हम, तो बहुत खराब स्थिति थी। वो सब देखिए, उसको 20 साल में दादा ने अच्छा किया। मूलभूत एक पॉलिटिशियन जो होता है वो 5 साल का टर्म लेकर आता है, 5 साल का वादा लेकर आता है, तो उसको जो करना है 5 साल में ही करना है। तो उसकी बातचीत हमेशा जो है 5 साल के लिए होनी चाहिए। या तो आप कहें कि हम 20 साल में करेंगे, ठीक, आपको 5 साल का टर्म मिला है, आपने ये कहना कि हम 5 साल में सड़कें चमचमा देंगे। निश्चित रूप से चमचमाई है ना, पार्किंग सिस्टम ठीक कर देंगे, चमचमाई। आप देखिए, मैं जाता हूँ रांची में जाता हूँ, सब गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो। अभी पहले से बहुत सुधार हुआ भाई साहब। अब संजीव जी, ये स्थिति है कि अगर आप कभी गोकलपुर से रांची के रास्ते में जाइए, 4 लेन जो सड़क बनी है, वो सड़क वहाँ नहीं थी। भाई सिंगापुर में क्या है, वही सड़कें हैं, वही सब कुछ है, बस एक ट्रैफिक सिस्टम ठीक है। आने वाले समय में कंपैरिजन जो आप करेंगे, वो कंपैरिजन आपको बिल्कुल दिखेगा। देखिए भाई साहब, मैं आपसे बता रहा हूँ, मतलब ये आप चूँकि भाई हैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, मैं पॉलिटिशियन से बात नहीं कर रहा हूँ। एक कलेक्टर के हाथ में ये पावर होता है कि वो चाहे तो अपने ज़िले को संवार दे,
एक मुख्यमंत्री के हाथ में इतना पावर होता है कि वो पूरे राज्य को संभाल दे, और प्रधानमंत्री के हाथ में, मतलब कहते हैं डीएम, सीएम और पीएम, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं। विधायक के रूप में आप अपने उस क्षेत्र को तो ऐसा कर ही सकते हैं कि अलग हो जाओ, जबलपुर में आए लोग देखने के लिए जाएंगे। निश्चित रूप से, निश्चित यही सपना है हमारा, यही विजन है कि आदर्श कैंट विधानसभा आइडिया। ध्यान रखिएगा कि आप 15-20 साल की बात नहीं कर सकते। एक विधायक जो चुना जाता है, कोई भी नेता 5 साल का टर्म लेकर आता है, 5 साल का वादा लेकर आता है, ना उसमें अतीत कुछ है ना फ्यूचर कुछ है। देखिए, एक अच्छी फिल्म बनती है ना, तो फिल्म वाले उसका प्रचार नहीं करते, सिर्फ पोस्टर लगाते फिल्म आ रही है, और वो माउथ पब्लिसिटी से वो फिल्म हिट हो जाती है। तो एक राजनेता अपने इलाके को, आपको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं होती 500 करोड़ 300 करोड़ हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो आप वो सड़क दीजिए, वो पार्किंग दीजिए। वो जबलपुर की सबसे बड़ी जो समस्या है, मैं यहाँ पर बहुत माइनॉरिटी इसको फॉलो करता हूँ, नालियाँ खुली हुई हैं। बिल्कुल ठीक। नालियाँ क्यों खुली हुई? नालियाँ ढकी होनी चाहिए, उससे जो गैस निकलती है जानलेवा होती है वो गैस, और एक बहुत ही ख़राब ज़िंदगी हम जीते हैं। तो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू को कैसे, अब ये आप सुबह उठते हैं, योगा करते हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए करते हैं ना, आपके इलाके की जनता जो है उसको खूबसूरत माहौल मिले, अच्छी हवा मिले, आबो हवा अच्छी मिले। जो जनता है जो आपसे इतना प्यार करती है, उसको प्यार को आप इस तरह से लौटाएं कि लोग कहें कि कभी आज के 50 साल के बाद भी लोग कहें कि एक हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कि पूरे इलाके को चमका दिया है। चमका दिया वर्ड इसलिए कहता हूँ क्योंकि सबको खूबसूरती पसंद है। आई एग्री। आपने अच्छा सुझाव भी दिए, और अच्छे आज मुझे मेरा आत्मविश्वास इससे बढ़ा है आज। बहुत अच्छा है, और चलिए फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।